हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट को जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसको जो कॉस्ट पड़ती है वो उसको किस तरह क्लासीफाई कर सकता है, यानी कि किस तरह उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से यानी कि वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरी कॉस्ट भी आती है जो कि इस स्लाइड्स में नहीं है, वो होती है फिक्स्ड स्टेप कॉस्ट। ठीक है, तो मैं वो आपको ऐसे ही वर्बली बता दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, तो ये क्या होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इट इज़ अ कॉस्ट दैट फ्लक्चुएट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कॉस्ट जो कि फ्लक्चुएट हो यानी कि इस तरह अप डाउन हो, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए। ठीक है, और ये किस तरह मतलब क्यों अप डाउन किस तरह होगी कि जब आपकी प्रोडक्शन में चेंज आएगी। ठीक है, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ये कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ओबियसली जब एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपनी प्रोडक्शन करता है तो उस प्रोडक्शन के पीछे उसको काफ़ी तरह की कॉस्ट आ रही होती है। ठीक है, जैसे वो रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है तो वो भी एक उसकी कॉस्ट होगी। अगर वो लेबर हायर कर रहा है तो लेबर को भी पैसे देगा वो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या अगर वो मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी भी कॉस्ट आएगी उसको। ठीक है, सो ये कॉस्ट अगर मशीन ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़्यादा लेबर लगाता है, तो ये क्या होगा कि उसकी जो कॉस्ट होगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है यहाँ पे सेम ही रहेगी। ठीक है, कि चाहे फिर आप क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। ज़्यादा क्वांटिटी बनाओगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन पर क्वांटिटी की जो कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, सो फ्लक्चुएशन इन दिस कॉस्ट डज नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ये मैं आपको आगे की स्लाइड में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि ये किस तरह जो है पर यूनिट कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ये सेम क्यों रहता है वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ दिस कॉस्ट इज़ यूजुअली द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का टास्क होता है कि वो ये वेरिएबल कॉस्ट को कॉस्ट की कैलकुलेशन करे या उसको कंट्रोल करे, कम से कम करे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से अगर ये कॉस्ट कम से कम करेगी तो बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा या लो प्राइसेस पे सेल कर सकेगा। ठीक है, सो मोस्टली इट इंक्लूड डायरेक्ट लेबर और रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट लेबर वो जो कि बंदा उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने हाथों से काम कर रहा हो या तो फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, यानी कि वो जैसे अगर हम एक कार की असेंबली लाइन ले लें तो लेट सपोज एक लेबर है वो कार के दरवाजे फिक्स कर रहा है, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, अब एक दूसरा लेबर है वो क्या कर रहा है, इसको सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, अब वो जो सुपरवाइजर है या एक दूसरा लेबर है वो गार्ड है, गन वगैरह लेकर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये जो दूसरा लेबर वो है, ये सुपरवाइज़र या गार्ड, ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट लेबर्स। ठीक है, डायरेक्ट लेबर वो जो कि प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली वर्क करे। ठीक है, तो वो हो गए डायरेक्ट लेबर। अब इसी तरीके से ही डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या कौन से होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाए। जैसे अगर कार है तो दरवाज़ा अगर मैंने कहीं और से मंगवाया है और वो दरवाज़ा मैं अपने कार में फ़िट कर रहा हूँ तो ये मेरा दरवाज़ा जो है वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होगा, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल वो होगा जैसे लेट सपोज कि अगर मैं चिप्स बनाता हूँ। ठीक है, लेस के पापड़ बनाता हूँ, तो लेस के जो चिप्स में जिस कुकिंग ऑयल में उनको तलूँगा तो वो कुकिंग ऑयल मेरा इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि वो कुकिंग ऑयल मेरे चिप्स का पार्ट नहीं बना, मैं मतलब कि चिप्स के साथ जो है वो रॉ कुकिंग ऑयल भी सेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल क्या हो गया, मेरा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ दिस कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे फ्यूल हो गया, सप्लाईज हो गई। ठीक है, अब जैसे जाहिर सी बात है ज़्यादा मशीन चलाओगे तो आपको ज़्यादा फ्यूल पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल लोगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। ठीक है, उस टोटल प्रोडक्शन की, और लेकिन प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा यूनिट्स आप बना पाओगे, और लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है आपको सेम रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से सप्लाईज हो गए, स्मॉल टूल्स हो गए, कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गई। ठीक है, रॉयल्टीज़ हो गए। अब रॉयल्टीज़ अगर आपको नहीं पता तो रॉयल्टीज़ क्या होती हैं कि जब आप किसी का प्रोडक्ट बनाते हो उसकी इजाज़त लेकर, लेकिन फिर आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसके ऊपर जो है कॉपीराइट फाइल कर दिया, पेटेंट फाइल कर दिया, अब कोई और बंदा मेरे जैसा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब वो उसी सूरत में बना पाएगा जब वो मुझसे रॉयल्टी परचेज़ करेगा। ठीक है, जब वो मुझसे रॉयल्टी परचेज़ करेगा तो वो जितने ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट बनाएगा वो उतनी ज़्यादा मुझे रॉयल्टी की फ़ीस देगा। ठीक है, तो रॉयल्टी वेरी करती है कि कितने ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो। ठीक है, तो यानी कि अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको रॉयल्टी भी फीस भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और रॉयल्टी फीस क्या होगी, इसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, सो रॉयल्टीज हो गई। ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम क्या है, प्रीमियम, कि जब आप लेबर से ओवर टाइम वर्क करवाओगे। ठीक है, तो ओबियसली आप जो उसको ओवर टाइम के पैसे भी दोगे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट
द ग्राफ ऑफ आवर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है, अब जैसे देखो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह करके जा रहा है। ठीक है, अगर जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो क्या है कि अगर लेट सपोज के वो लोग 200 यूनिट्स बनाते हैं, यहाँ पे हमारे लेट सपोज 200 यूनिट्स हैं, तो ये उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 200 की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पर यूनिट जो है उसको पर यूनिट कितने में बन रहा है, 1 रुपये में बन रहा है। ठीक है, अगर ये 400 पे पहुँच जाता है, 400 यूनिट मतलब 400 वेरिएबल कॉस्ट बनती है या 400 हमारे यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, तो भी हमारे पर यूनिट की कॉस्ट 1 रुपीज़ ही होगी। ठीक है, अब इसको आसानी से ज़्यादा आसानी से समझाने के लिए मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे है एक यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, लेट सपोज कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हमने एक बिज़नेस खोल के रखा है, हम जो है वो लेट सपोज कि हम टॉयस मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, हम प्लास्टिक प्रोक्योर करते हैं, हम जो है मतलब मंगवाते हैं। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि हम प्रोक्योर करते हैं। ठीक है, या लेट सपोज टॉयस को छोड़ते हैं, हम वाटर बॉटल्स की जो है वो एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉटल के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक भी मंगवाते हैं और पानी भी मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये एक सप्लायर हमें प्लास्टिक देता है और दूसरा सप्लायर हमें पानी देता है। ठीक है, तो हम दोनों को मिलाकर एक यूनिट बना लेते हैं। एक हमारा एक यूनिट क्या होगा, एक पानी की बोतल। ठीक है, एक पानी की बोतल हमारी ये एक यूनिट है। अब जब हम 10 पानी की बोतल बनाएंगे तो उसकी हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी 10,000। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है हमें 1,000। ठीक है, लेट सपोज कि हम कुछ काफ़ी आला तरीन क्वालिटी का पानी बना रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें 1,000 कॉस्ट पड़ी, यानी कि मैं अगर एक बोतल बनाऊंगा तो मुझे 10 मतलब 1,000 रुपये की बनेगी। ठीक है, एक बोतल, और इसी अगर मैं 10 बोतल बनाऊंगा तो ये 10,000 की बनेगी। ठीक है, तो ये 10,000 क्या है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे, क्योंकि अब देखो मैंने ज़्यादा प्रोडक्शन की, मैंने जो है प्रोडक्शन बढ़ा के 20 यूनिट्स कर दी। ठीक है, यानी कि अब मैं 10 बोतलें नहीं, मैं 20 बोतलें बना रहा हूँ। ठीक है, जब मैं 20 बोतलें बनाऊँगा, लेकिन 20 बोतलें बनाऊँगा तो मेरी टोटल यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 20,000। ठीक है, बढ़ गई अब, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 1,000 है। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट जब बना रहा था तो मुझे 1,000 रुपीज़ कॉस्ट आ रही थी, लेकिन जब मैं 20 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे 20,000 कॉस्ट आएगी। तो अब देखो ये वेरी करी, ये बढ़ रही है। ठीक है, अब जैसे मैं 30 यूनिट्स बनाता हूँ या 40 यूनिट्स बनाता हूँ तो ये कॉस्ट भी बढ़ी है। 30 यूनिट्स की 30,000, 40 यूनिट्स की 40,000। ठीक है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट सेम ही है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 1,000। अब ये कैसे आएगी 1,000 पर यूनिट कॉस्ट में, जो कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है कि जब मैं 20,000 को डिवाइड करता हूँ 20 से तो ये मुझे बता देता है 1,000 है। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं 10,000 को डिवाइड करता हूँ 10 से तो ये मुझे बता देता है 1,000 है, जो यानी कि पर यूनिट एक जब मैंने बोतल प्रोड्यूस की तो मुझे उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000 मतलब सॉरी 1,000। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की। ठीक है, सो इट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रोडक्शन एंड रिमेन्स द सेम। ठीक है, यानी कि ये चेंज नहीं होती चाहे कितनी भी आप प्रोडक्शन करो, कितनी भी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो। ठीक है, अब ये वेरिएबल कॉस्ट किससे आती है, किस चीज़ों से आती है, हम पहले ये बात करते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट जैसा कि अच्छा अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको मैंने अभी मार्क किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में ज़्यादातर क्या क्या चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट लेबर होता है और रॉ मटेरियल होता है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल होता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपको ज़्यादा चीज़ बनाई होगी तो ज़्यादा रॉ मटेरियल आप मंगवाओगे। ठीक है, इसी तरीके से ही आपको ज़्यादा बल्क मतलब ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में प्रोड्यूस करनी होगी या बल्क में आपको जो है वो प्रोडक्शन करनी होगी तो ज़्यादा लेबर आप हायर करोगे। तो जब आप ज़्यादा लेबर हायर करोगे तो आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, आप ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवाओगे, तो जब आप ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि लेट सपोज कि आपने प्लास्टिक मंगवाई 500 रुपये की। ठीक है, अब इसी तरीके से ही आप अपने प्लास्टिक मंगवाई 500 रुपये की, उस 500 रुपये की प्लास्टिक से समझे कि एक बोतल बनती है। ठीक है, अब आपको चाहिए कि आपको काफ़ी सारी बोतलें बनानी है, लाइक लेट सपोज कि आपको 1,000 बोतल बनानी है। ठीक है, तो 1,000 बोतल के लिए आप जो उतनी प्लास्टिक मंगवाओगे। ठीक है, फिर 500 की प्लास्टिक आप नहीं मंगवाओगे, फिर आप ज़्यादा प्लास्टिक मंगवाओगे। ठीक है, लाइक लेट सपोज कि आप 1,000 बोतलें बनानी है और आपने जो है वो कुछ 10,000 की प्लास्टिक मंगवा ली। ठीक है, तो ये कॉस्ट बढ़ी आपकी क्वांटिटी से, प्रोडक्शन जैसी बढ़ी, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी तो आपको ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। ठीक है, आपकी यानी कि ये कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट रॉ मटेरियल होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ती है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो ज़्यादा ये कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब आते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे फाइनली। ठीक है, सो
ये हमें पता कर लिया कि ये कौन सी कॉस्ट होती है और किस तरह मतलब कांस्टेंट रहती है और ये चेंज नहीं होती, ठीक है। सो बट द पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग इन द चेंज ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इफ़ द प्रोडक्शन डिक्रीजेस, इसको मैं मिटा देता हूँ, इफ़ द प्रोडक्शन डिक्रीजेस पर यूनिट कॉस्ट विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था वेरिएबल कॉस्ट में कि पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो सेम रह रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं या दूसरे बिजनेसेस होते हैं जैसे रिटेल बिजनेस हो गया या सर्विस बिजनेस हो गया, ये इसी तरीके से अपनी कॉस्ट रिड्यूस करते हैं क्योंकि और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं, ताकि वो मतलब इसी तरीके से करते हैं कि वो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो बट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट विल रिमेन द फिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कितनी भी क्वांटिटी में बनाओ या कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो, आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या चीज़ें जनरेट करती हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो कि फिक्स्ड कॉस्ट जनरेट करती हैं, ये मशीनरीज होती हैं, ठीक है। कितना भी इनसे काम लो, ये आपको एक ही जो है वो उसकी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, उस मशीन की। It usually the task of middle or executive manager to control and record his cost rather than operating supervisor, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या था कि ऑपरेटिंग सुपरवाइजर उसको कंट्रोल कर रहे थे और मिनिमाइज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये किसकी ड्यूटी होती है, मिडल और एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स की, ठीक है, ताकि इस कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड इज़ मोस्टली क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं, मैंने जो इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय प्रोडक्ट हमने उस पर क्लासीफाई किया था कॉस्ट को, ठीक है। सो उसमें मैंने ये समझा था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बेसिकली हर वो एक्सपेंस होता है या हर वो कॉस्ट आती है जो कि इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल से आ रही होती है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट लेबर को जो पैसे दिए वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स होगी, या इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपका लगा वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो सम एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर सैलरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी टैक्स, डेप्रिसिएशन, पेटेंट अमोर्टाइजेशन, वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, रेंट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये वेरी नहीं कर रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब जैसा है कि देखो यहाँ पर जो है वो यूनिट्स 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपकी क्या है कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स्ड है 2000, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट्स बढ़ गए 200 हो गए, लेकिन कॉस्ट क्या है अभी भी 2000 है। उसी तरीके से अगर यूनिट और ज़्यादा बढ़ गए 3000 हो गए, 300 हो गए, तो स्टिल आपकी कॉस्ट क्या है 2000, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कॉस्ट बढ़ नहीं रही, सेम है, फिर चाहे आप कितने भी यूनिट्स बढ़ा लो, ठीक है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट है वो चेंज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि मशीन उतना ही लेगी चाहे फिर आप उसको उतने की आएगी चाहे फिर आप उससे कितना भी प्रोडक्शन करवाओ, ठीक है। अब लेट सपोज एक बंदे ने जो एक यूनिट प्रोड्यूस किया, फिर से हम बोतल की एग्जांपल ले लेते हैं, पानी की बोतलों की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एक पानी की बोतल प्रोड्यूस की और उस पर जो मशीनरी ने काम किया तो उसका उसने जितना भी काम किया उससे उसको हमें जो 10,000 की कॉस्ट पड़ गई, ठीक है। अब हमने जब एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो अब हम उस एक यूनिट को कितने में सेल करेंगे, ऑब्वियसली 10,000 से ऊपर में सेल करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो। अगर हम 10,000 में सेल करते हैं तो हमें ब्रेक इवन होगा, क्योंकि हमें ये एक यूनिट कितने का पड़ा, 10,000 का पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर जो मशीन ने काम किया उस काम की वैल्यू कितने की है, 10,000 की है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, अब मैंने एक यूनिट नहीं 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो ये कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगी 10 यूनिट्स में, ठीक है। यानी कि पर यूनिट जो है अब मुझे 1000 रुपीज़ की पड़ेगी, यानी कि एक बोतल अब मैंने 1000 रुपीज़ की बनाई। पहले एक बोतल मैंने कितने की पड़ाई थी, 10,000 की, अब मैंने एक बोतल कितने की बनाई, 1000 रुपीज़ की, ठीक है। इसी तरीके से मैं और ज़्यादा बल्क में और ज़्यादा क्वान्टिटी बढ़ा देता हूँ। अब मैं 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, 10,000 ही रहेगी, लेकिन मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। अब मुझे पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एक बोतल अब मेरी बन रही है 250 में। तो इसी तरीके से लोग जो है वो सस्ते में बेच सकते हैं या अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एज हासिल कर सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस
आई मीन एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ बीइंग इन द बिजनेस, ठीक है, यानी कि आपको जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, बिल्डिंग आपको हेल्प करती है जहाँ पे आप अपनी मशीन्स वगैरह लगा रहे होते हो, मशीन्स, ठीक है, मशीन्स आप बार बार चेंज नहीं करते हो, तो ये तमाम चीज़ें आपकी वो रिसोर्सेज हैं जो कि आपको अलाउ करता है कि आप बिज़नेस में स्टे कर सको, ठीक है, बिज़नेस में रह सको। अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं होगी, आपके पास फैक्ट्री नहीं होगी, तो आप बिज़नेस में रह नहीं सकोगे, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिज़नेस। ये जो है आपने कर लिया स्टे, ठीक है, आपने अपना बिज़नेस जमा लिया, आपने अपना बिज़नेस सेटल मतलब सिचुएटेड कर लिया, उसको एक जगह पे एलोकेट मतलब रख लिया, ठीक है, उस बिज़नेस को। अब वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी, यानी कि उस बिज़नेस को चलाना कैसे, आपको रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, अब आपको जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है ना आपकी। तो ये कॉस्ट जो है आपके बिज़नेस को रन करने में, आपके डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में हमें आपकी हेल्प आउट करती है, ठीक है। फिर इन सम केसेस इट इज़ अप टू द मैनेजर टू डिसाइड वेदर इट इज़ देयर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्रक की एग्जांपल दी हुई है, इफ़ रेंटेड बाय द यूजेज if rented by its usage, it's variable cost. If purchased and depreciated using straight line depreciation method, then it's a fixed cost. अगर आपने लेट सपोज कि आपको एक ट्रक की नीड पड़ी, आपको जो है अपनी बोतलें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, रिटेलर्स को, तो आपको एक ट्रक की नीड पड़ी। अगर आप ट्रक को रेंट करोगे तो ये रेंट जो है, और लेट सपोज के रेंट जो है ये हो रहा है माइल्स के हिसाब से कि आप ट्रक को कितनी माइल्स यूज़ करते हो। जो जिसने आपको ट्रक रेंट की है वो देखता है कि ये ट्रक यूज़ कितनी हुई है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपसे ज़्यादा रेंट लेता है, लेकिन अगर आप उससे कम यूज़ करते हो तो आप उससे वो आपसे कम रेंट लेता है, ठीक है। तो अगर आपने ख़रीदी नहीं, रेंट पे ली हुई है, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ही अगर ये ट्रक जो है वो ख़रीदी हुई है, ठीक है, और उस पर जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो फिर ये फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगी, फिर ये वेरिएबल कॉस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। सो अब हमारे पास आखिरी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब देखें सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों का कम्बिनेशन होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने एक अच्छी एग्जांपल डाली हुई है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिल की, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी चाहे कितना भी प्रोडक्शन करे, ठीक है, वो मशीन के ऊपर है कि कितना भी मशीन को चलाए। अगर मशीन को ज़्यादा चलाएगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी की फैक्ट्री के अंदर लाइट जो होती हैं वो हमेशा उतनी यूज़ होती हैं जितनी मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि सुबह को 9 बजे से लाइट खुलेंगी तो 6 बजे तक बंद हो जाएगी, और लाइट का जो है मतलब इतना ही यूजेज है और फिक्स्ड है यूजेज। तो जब यूजेज फिक्स्ड है तो उसके ऊपर कॉस्ट भी फिक्स्ड ही आएगी लाइट के ऊपर, ठीक है। अब दूसरा डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब लेट सपोज कि कंपनी को ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो वो ज़्यादा देर तक मशीन को चलाएगी, और जब मशीन को ज़्यादा देर तक चलाएगी तो मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन जो लाइट का यूजेज हो रहा था वो कम था, ठीक है, यानी कि उतने तक फिक्स था। जैसे लेट सपोज कि ये लाइट की यूजेज का बिल है 500 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ तक फिक्स्ड है। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि कंपनी मशीन्स कितनी यूज़ करती है। अगर ज़्यादा मशीन यूज़ करेगी तो वो ज़्यादा बिल आएगा, और अगर कम यूज़ करेंगे तो कम बिल आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये कॉस्ट होगी कंपनी की सेमी वेरिएबल, ठीक है। जैसे दूसरी एग्जांपल है वाटर सीवेज या पेरोल टैक्सेस, ठीक है। अब दूसरा मैंने एक और शुरू में इंट्रोडक्शन करते वक्त एक और मैंने वर्ड बोला था, एक और कॉस्ट बोली थी, फिक्स स्टेप कॉस्ट, ठीक है। अब वो उसका क्या सीन होता है, उसका सीन ये होता है कि भाई वो एक रेलिवेंट रेंज के बाद वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, लेकिन एक रेलिवेंट रेंज तक, ठीक है। यानी कि लेट सपोज कि आपके पास जो है एक स्कूल है या एक क्लासरूम है, उसमें 4 डेस्क हैं, ठीक है। अब 4 डेस्क हैं तो 4 डेस्क में कितने बच्चे आ पाएंगे, लेट सपोज 4 बच्चे आ पाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि बच्चे और ज़्यादा आने लगे आपके स्कूल में, ठीक है। तो ये आपकी डेस्क जो थी वो पहले आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, लेकिन फिर बच्चे ज़्यादा आने लगे, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ी, तो फिर आपने जो है 4 और डेस्कें लेकर आए, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक रेलिवेंट रेंज थी, उस रेंज को अचीव करने के बाद ये कॉस्ट शिफ्ट हो गई और ये बढ़ गई, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।